नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 6 में 7वां पाठ तिब्बत के पथ पर, ये राहुल संस्कृतन के वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत। तो उसका सार इस प्रकार है। तिब्बत के पथ पर राहुल संस्कृत जिनकी का एक महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। यात्रा क्या होती है? यात्रा के दौरान उसको रोचक ढंग से लिखना, जो जनजीवन, वहां के व्यवहार को जैसे उन्होंने अनुभव किया उनको अपने काव्य में लिख डाला। तो उस वृत्तांत का वर्णन किया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने तिब्बत की यात्रा का रोचक वर्णन किया है। यानी वह तिब्बत में बौद्ध भिक्षु के रूप में घूमने के लिए जाता था, परंतु तिब्बत में मनाही थी, वहां जाने के लिए मना किया हुआ था। फिर भी वह तिब्बत में जाता है, पूरा नेपाल को पार करता है। तो रास्ते में कभी डरता है, तो यात्रा के संदर्भ में उन्होंने नेपाल से गुजरते हुए वहां के लोक जीवन और लोक व्यवहार का सजीव चित्रण किया गया है। तो यात्रा का वृत्तांत इस प्रकार है। तो जो उन्होंने यात्रा आरंभ करी थी वह 14 मई से की थी। पिछले सेमेस्टर में पिछली बार बीए फाइनल का पेपर आया था कि उन्होंने यात्रा आरंभ 14 मई से करी या 14 जून से करी या 14 अप्रैल से। तो सभी कंफ्यूज थे, इसीलिए 14 मई से ही स्टार्ट की गई है। तो 14 मई के दिन लेखक बड़े सवेरे ही अपने नित्य क्रम माने नहाना धोना, सुबह उठना से निवृत्त होकर के, निवृत्त माने फारिग होकर के, उसने अपने साथ एक तरुण माने युवक, तमगढ़ एक जाति है, वहां नेपाल में तमगढ़ जाति के बहुत से गांव हैं। एक युवक, तमगढ़ जाति का युवक से तात पानी का अर्थ है गर्म चश्मे, जहां गर्म पानी निकलता था। तात पानी माने गर्म पानी का चश्मा था, झरना था, वहां गर्म पानी निकलता, इसीलिए उसका नाम तात पानी रख दिया है। ये तिब्बत में पड़ता, तिब्बत और नेपाल के बीच में है। तो नामक स्थान तक आज की यात्रा तक चलने को कहा। तो लेखक था, वो अकेला नहीं जा रहा था, उसने अपने साथ एक में तमगढ़ जाति के युवक को तातपानी तक चलने के लिए कहा। 8 बज गए थे सुबह। लेखक को चलते वक्त गांव से मक्खन तो नहीं मिला, परंतु उसने सत्तू ले लिया था। सत्तू माने दही ले ली थी, सत्तू ले लिया था। और उसने सोचा था कि आगे जो चरवाहों का डेरा है वहां से मक्खन मिल जाएगा। आगे जो गाय भैंस चराते हैं उनका डेरा था, वहां से मक्खन मिल जाएगा। और 6 घंटे की यात्रा के बाद दोनों चरवाहे के डेरे में पहुंच गए। पहले पैदल ही जाना पड़ता था, पहाड़ी एरिया था। तो चरवाहे के डेरे में पहुंच गए हैं। चरवाहे का डेरा चटाइयों से छाया हुआ झोपड़ा था। वहां जाकर दोनों ने देखा कि जामो गाय को दूहा जा रहा है। जामो होती है लाल रंग की, यानी कि पहाड़ी एरिया में याक भी बोल देते हैं, जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं। तो जामो गाय को दूहा मतलब उसका दूध निकाला जा रहा था। डेरे वालों ने उन्हें दूध पीने के लिए कहा, लेखक को दूध पीने के लिए कहा, परंतु लेखक ने छाछ पीना पसंद किया, क्योंकि उनके डेरे में बहुत सारी छाछ माने लस्सी थी। उन्होंने वहां भोजन किया। उन्होंने लेखक से आग्रह किया कि भोजन कर लो, तो लेखक ने उनका निमंत्रण टाला नहीं, वहां भोजन किया और मक्खन लेकर के आगे की यात्रा पर निकल पड़े। आगे का रास्ता विशाल काय वृक्षों के नीचे होकर के गुजरता है। बीच बीच में उन्हें जंगली पक्षियों के मधुर स्वर भी सुनाई पड़ रहे थे। जंगल से होकर गुजर रहे थे, वहां बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे। लेखक अपने साथी से भोटिया यानी भूटानी भाषा में, जो भोटिया तिब्बत की भाषा है, उसमें बातचीत करता हुआ, और वह स्ट्रॉबेरी
स्ट्रॉबेरी चुनते हुए, वहां के पेड़ों पर बहुत सारी स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी, उनको खाते हुए जोक होती है, चिपट जाती है, खून निकाल लेती है। तो बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा जोक थी वहां पर नेपाल के रास्ते में। तो उन जोकों से पैर को बचाते हुए आगे बढ़ रहा था। रास्ते में कहीं कहीं यल्मो लोगों का गांव मिल रहा था। एक यल्मो नाम की जाति है नेपाल में, जो दार्जिलिंग तक फैली हुई है। तो उनके गांव मिल रहे थे। हर गांव के पास रास्ते में मानी होती है, एक धार्मिक स्थल है। एक धार्मिक स्थल है जो बौद्ध भिक्षु है, आवश्यक रूप से मौजूद था। मानी मतलब बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल थे, जैसे हमारे मंदिर हैं। तो बौद्ध यात्री इन मानियों को सदैव दाहिने रखकर परिक्रमा करते हैं। जैसे हम मंदिर में परिक्रमा माने उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं, उसी प्रकार ये भी दाहिनी तरफ रख करके इन मानियों का चक्कर काटते थे, परिक्रमा करते हुए चला करते थे। यल्मो लोगों में लामा धर्म की बड़ी मान्यता। लामा माने जैसे दलाई लामा है, ऐसे ही लामा धर्म का बड़ा ही महत्व था यल्मो जाति में। 1 बजे के करीब डांडे के किनारे पर आ गए और वहां से दूसरी ओर जाना था। डांडा होता है यानी दो पर्वतों के बीच के जाने का बीच का रास्ता होता है, उसको डांडा बोलते हैं। तो वहां से दूसरी ओर जाना था। दूसरी ओर पहुंचते ही उतराई आरंभ होती है, यानी एक बार पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ गए हैं, फिर दो पर्वतों के बीच का रास्ता है, उसको डांडा या डांडा बोलते हैं। तो उसके बाद नीचे की उतराई शुरू हो जाती है। जब वे थोड़ा नीचे उतरे तो जंगल उनकी आंखों से ओझल हो गया। तो जिस तरफ वो जंगल पार करके आए थे वो दिखना बंद होगा, ओझल माने बंद हो जाना। वहां चारों ओर खेत ही खेत आ रहे थे, जौ और गेहूं की फसलें उगी हुई थी। लेखक और उसका साथी तमगढ़ों के गांव पार करके नीचे गोरखों के गांव में आ गए थे। जो तमगढ़ जाति का युवक था और लेखक और उसका साथी तमगढ़ों के गांव थे, बहुत उनको पार करके आगे किसके गांव आगे, गोरखा जाति है नेपाल में, जो हमारी सेना में भी गोरखा रेजिमेंट है, के गांव में आ गए थे। गांव पार करते हुए पुण्य चढ़ाई आरंभ हो गई थी। 5 बज गए थे, शाम के 5 बज गए। थक जाने के कारण उन्होंने आगे की यात्रा अगले दिन से करने का निश्चय किया। रात को जब वे सब कहा ब्राह्मण के घर में ठहर गए। अगले दिन वे फिर ऊपर की ओर बढ़े। दोपहर के समय वे डांडे पर पहुंचे। फिर वो डंडा आ गया, यानी कि तंग रास्ता दो पहाड़ों के बीच का। और 12 बजे के बाद दूसरा डंडा पार कर वे काठमांडू से कूती, एक स्थान का नाम जाने वाले रास्ते पर आ गए थे। यानी काठमांडू नेपाल की राजधानी है और कूती का रास्ता है, तो उस मार्ग पर आ गए थे। वो काफी चौड़ा रास्ता था। इस डांडे को पार करने बाद उन्हें फिर घना जंगल मिला। और उन दिनों कूती से नमक लाने वाले का मौसम था, यानी कि जो लोग थे वे वहां इस स्थान से नमक लाते थे। और रास्ते में उन्हें झुंड के झुंड आदमी मिल रहे थे, बहुत सारे आदमी मिल रहे थे, सामान ले जा रहे थे, जो या तो मकई चावल लेकर के कूती जा रहे थे या नमक लादे वापस आ रहे थे। यानी कि उन्होंने जितने भी आदमियों के झुंड मिले, कोई चावल लेकर आ रहा है, कोई मक्का लेके आ रहा है, और कोई नमक लादे वहां से वापस आ रहा है। तो 2 बजे के करीब वे नीचे उतरते हुए सरबों की बस्ती में पहुंच गए थे। और सरबों भोटिया लोगों की एक शाखा मतलब एक जाति है सरबों की, जो दार्जिलिंग तक फैली हुई है। और उन्हें एक
सरबा से पता चला कि डुकमा लामा भी अभी इधर से नहीं गुजरे। जो धार्मिक जैसे दलाई लामा है, ऐसे एक डुकमा लामा थे जो अभी तक तिब्बत में नहीं गए हैं। इस मार्ग से उन्होंने जाना था, तो लेखक को उसके साथ दर्शन करने थे, उसके साथ जाना था। तो अभी तक वो गुजरे नहीं थे, तो उसी के इंतजार में वहीं रुक जाते हैं। 3 बजे के करीब लेखक की मुलाकात अगले गांव में डुकमा लामा से के साथ हुई और लामा ने हालांकि अपनी जातीय स्वभाव के कारण लेखक की उपेक्षा की। उपेक्षा मतलब उसको महत्व नहीं दिया, भाई हाँ भाई। तो वह गांव तमगढ़ों का था और दूसरी रात लेखक वहीं ठहरा। डुकमा लामा का शरीर बहुत भारी था, वे चलने में कमजोर थे। आगे की यात्रा लेखक ने 4 लामा और स्वयं सहित 4 गृहस्थों के साथ की, यानी कि अब टोल मिल गया था, 8 आदमी और मिल गए थे उसके साथ चलने वाले। अगले दिन सवेरे उन्होंने उतरना आरंभ किया। बाद में वे चढ़ाई चढ़ने लगे। शाम तक चढ़ाई चढ़ते हुए वे तमगढ़ों के एक बड़े गांव में पहुंचते हैं और वह रात उन्होंने वहीं बिताई। और अगले दिन डुकमा लामा को ढोने के लिए 2 आदमी लेकर के सवेरे वे फिर निकल पड़े। यानी कि डुकमा लामा से चला नहीं जाता था, 2 आदमी उसे पालकी में बिठा कर ले चलते हैं, तो उसके साथ लेखक भी चल पड़ता है। उन्होंने एक डांडा और पार किया, फिर उतराई आरंभ हुई और अंत में वे काली नदी के किनारे पहुंच गए। अब वे काठमांडू से आने वाले बड़े मार्ग पर आ गए थे। वे अब सरबा लोगों के प्रदेश में थे। 18 मई को वे सरबों के एक बड़े गांव में ठहरे। लेखक को उनके साथियों ने बताया कि कल वे नेपाल की सीमांत माने लास्ट चौकी को पार करेंगे और इस यात्रा में अन्य लोग वहां थुक्पा सत्तू से अपना काम चला लेते हैं और वहीं लेखक और डुकमा लामा भी के लिए भी भात बना करता है, यानी भात चावल का भोजन बनाया। रात को सबने अंडे खाए और उसी रात लेखक ने यलमो में लिखे हुए कागजों को जला दिया था। उसने सोचा था कि कहीं तात पानी में कोई उन्हें देखने न लग जाए, यानी कि कोई तात पानी वहां पर चौकी थी, पूछताछ न कर ले, इसीलिए। तो वे लोग अब नदी की धारा की ऊंचाई के साथ साथ चढ़ते चले जा रहे थे। वहां जंगल तो नहीं था, परंतु नंगे पर्वत नहीं थे, वहां पर भी घास फूस था। और 2 बजे के करीब तात पानी पहुंचते हैं और वहां गर्म पानी का चश्मा होने के कारण इसका नाम तात पानी है। और इस गांव में नेपाली चुंगी और डाक खाना होने से लेखक कुछ घबरा गया था, कहीं उसको पकड़ न ले, क्योंकि वह भारतीय है, कहीं कोई उसके विषय में न पूछ ले। चुंगी से वे लोग बच निकल गए, परंतु आगे एक फौजी चौकी थी, थोड़ी दूर में वहां लामा भी आ गए। उस समय वर्षा होने के कारण कुछ देर तक उन्होंने झोपड़ी में रुकना पड़ा। थोड़ी देर बाद फिर आगे चल पड़े। आगे एक ऊंचा पर्वत था, उसे देखकर लेखक समझ आया कि क्योंकि तात पानी की फौजी चौकी तात पानी में न होकर थोड़ी ही आगे है, और थोड़ी ही आगे उस स्थान पर पहुंच गया जहां पहरे वाला फौजी खड़ा था। उसने उन सबको बैठाया, फिर हवलदार साहब को बुलाया। लेखक को वहां बड़ा डर लग रहा था। पूछने पर उन लोगों ने अपने को करोड़ के अवतारी लांबा का चेला बताया। हवलदार की सूचना पर सूबेदार आ गया और उसने आते ही उनका नाम पता लिखना आरंभ कर दिया। और उस समय लेखक बहुत डरा हुआ था। लेखक की बारी आने पर उसने रिचेन ने लेखक का नाम छब्बड़ बताया। फौजियों ने संतुष्ट होकर उसको जाने दिया और इतनी देर शाम हो गई थी और रात में रहने के लिए एक अच्छा कोठा मिल गया। अगले 19 मई को वह पहुंच गया था तिब्बत में। तो इस प्रकार
सुबह डुकमा लांबा के देवता की पूजा करी।